सो हेलो एवरीवन, बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर है, इसीलिए चैप्टर 1 है आपकी बुक का। और सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं इस यूनिट में। तो रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, या रिप्रोडक्शन के क्या स्टेजेस हैं, या एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने में क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला जो आता है हमारा टर्म वो होता है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम स्पैन है वो होता है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमंस के केस में हम 60 साल जीते हैं, कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है। अलग अलग लाइफ स्पैन है हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन का। सिमिलरली जो डॉग्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 15 to 17 मैक्स ईयर्स। ठीक है, तो ये होती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को हम क्या कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन के अंदर 3-4 स्टेजेस होती हैं। उसमें से एक स्टेज जो है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है, वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसीजर है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने से दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सके या जन्म दे सके या बना सके। तो इसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल डेफिनेशन कहती है वो कहती है ये कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म। उसी की स्पीशीज का एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करना, वो होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमारे 2 रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। इसको पढ़ने के लिए हम आते हैं नई शीट पे और देखते हैं क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन है हमारा, रिप्रोडक्शन ये होता है 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है? एसेक्सुअल पढ़ेंगे, एसेक्सुअल। दूसरा तरीका क्या है? सेक्सुअल। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एसेक्सुअल मतलब कि गैमीट यानी सेक्स, जो सेक्स ऑर्गेनिज्म या वो होता है ना, जो गैमीट्स होते हैं या जो चीज आपको आगे पास ऑन करनी है, जीन्स पास ऑन करनी है, जब उस केस में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो, उस केस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सिंगल पेरेंट मतलब एक पेरेंट ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता या काबिलियत रखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ से ये खुद से एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि यूनियन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, 2 पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जब यूनियन होगा तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स, एक फीमेल और एक मेल। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कह लेते हैं कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट। अब गैमेटिक फ्यूजन क्या है? गैमेटिक फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और सेक्सुअल के केस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन या गैमेटिक फ्यूजन प्रेजेंट। ये तो हो गए एसेक्सुअल की डेफिनेशन और ये दोनों आपस में कैसे अलग हैं। अब आ जाते हैं एक और चीज पे। अब मेरे को एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये बताना कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि कोई चेंजेस आएंगे? जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो क्या जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इसके जैसा होगा या इससे अलग होगा? इसका आंसर है कि इसके जैसा होने वाला है। वो क्यों इसके जैसे होने वाला है वो भी बता देती हूँ आपको। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है कि
जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा या जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो एक ही पेरेंट से आएंगे, आएंगे ना, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो सारा का सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक ही पेरेंट से होगा, कि जितना भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। जेनेटिक मटेरियल सेम होने का मतलब कि अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है तो मॉर्फोलॉजी भी सेम होगी। मॉर्फोलॉजी मतलब कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है वो भी सेम होगा। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो जब वो नए ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे, सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। अदर एंड टू पेरेंट्स या टू पेरेंट। एक ऑर्गेनिज्म ने, एक एसेक्सुअल पेरेंट ने दो ऑर्गेनिज्म बनाए, दो नए डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर ऑफस्प्रिंग्स बना दिए। तो जो वो दो डॉटर ऑफस्प्रिंग बने हैं वो आपस में भी सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट से भी सिमिलर होंगे, क्योंकि इसी ने दो बनाए हैं तो वो सेम होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई एसेक्सुअल की स्टोरी। अब एसेक्सुअल में कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, उस पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है या टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब एसेक्सुअल में क्या होता है कि ये बेसिकली किसमें होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड, क्योंकि एंड सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड कैसे हो गए, एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, और इस टाइप के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोस्टली एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनका जीनोम सिंपल होता है, मॉर्फोलॉजी सिंपल होती है, तो उनको इजी रहता है कि अपनी ही कॉपीज बना लें बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को इन्वॉल्व किए हुए। तो एसेक्सुअल तो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम इतने कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएं, इसलिए हम एसेक्सुअल कर लेते हैं, ना गैमीट बनाना ना कुछ, सीधे डिवीजन करो और नया ऑफस्प्रिंग तैयार। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3-4 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल में। तो जो पहला तरीका होता है वो होता है सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन से क्या समझते हैं हम, सेल डिवीजन का मतलब कुछ नहीं होता, अब ये सिंगल सेल था, एक सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था। ठीक है, अब ये सिंगल सेल क्या करेगा, ये आपस में अपने आप को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अब ये डिवीजन या तो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अब जब ये डिवाइड करेगा तो ये ऐसे करके इसका आधा जेन ऐसे यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। जब इसने डिवाइड करा, एक सेल से उसने दो सेल बना दिए, या डिवाइड कर रहा है, या माइटोसिस से भी कर सकते हैं इसे। माइटोसिस क्या होती है, एक सेल से दो सेल बनाना, पढ़ा है ना 11th में, वही वही चीज है। माइटोसिस में क्या होता है, ये जो सेल होता है वो बड़ा होता है एंड देन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, प्लॉइडी जो होती है, मतलब अगर ये एन थी तो इनमें भी एन एन ही जाएगी, जेनेटिक मटेरियल कभी स्प्लिट नहीं होगा, एज इट इज वो कॉपी हो जाता है। जब भी माइटोसिस होती है इसकी कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी दोनों में चली जाएगी। तो ये तो हो गया आपका सेल डिवीजन से। ठीक है, सेल डिवीजन से आपने कर लिया रिप्रोडक्शन। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम दें सेल डिवीजन का, तो वो होता है प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरा किंगडम में। उसमें मोस्टली ये सेल डिवीजन वाला मेथड फॉलो होता है, क्यों, क्योंकि सिंपलर है। सिंपलर ऑर्गेनिज्म है तो इजीली उसमें सेल डिवीजन होना आसान है। दूसरा तरीका जो आता है वो आता है बाइनरी फिजन का, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या है,
वो देख लेते हैं। इस सेल डिवीजन के केस में ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि सेल डिवीजन हो रहा है या बाइनरी फिजन हो रहा है, क्योंकि दोनों में कंडीशंस आपको सेम लगेंगी, लेकिन फर्क क्या होता है इसमें, माइटोसिस से सेल अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है, कि वो पहले सेल बड़ा होगा, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल खुद की कॉपी बनाएगा, आप कॉपी बना के फिर वो स्प्लिट होंगे, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट मटेरियल होता है या पेरेंट सेल होता है वो खुद को डिवाइड करता है, ऐसे कि आधा साइटोप्लाज्म एक को दे देता है, आधा साइटोप्लाज्म एक डॉटर न्यूक्लियाई को दे देता है या डॉटर उसको दे देता है, ठीक है। और इसका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे ही स्प्लिट होता है। जेनेटिक मटेरियल स्प्लिट हो रहा है, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है, डिवीजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में कोई माइमियोसिस नहीं हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पे कॉपी हो रही थी, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें भी एन था पूरे पेरेंट का, तो जो नए डॉटर बनेंगे उसमें भी एन रहेगा, क्या एन रहा। ये देखो, ये स्प्लिट हुआ, अमीबा के केस में बता रही हूँ मैं बाइनरी फिजन कैसे होता है। ये यहाँ से स्प्लिट हुआ, आधा जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया, आधा जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया। अब क्या होगा, अब इसने खुद को डिवाइड किया था, तो ये जब डिवीजन हुआ तो ये स्मॉलर होंगे पेरेंट से, छोटे होंगे ना, क्योंकि एक बड़े से ऑर्गेनिज्म ने खुद को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आधा साइटोप्लाज्म एक के पास गया, आधा साइटोप्लाज्म दूसरी के पास गया, तो वो छोटे छोटे दो ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये खुद को ग्रो करते हैं, खुद की ग्रोथ करते हैं, और एक नया ऑर्गेनिज्म जो कि बड़ा अमीबा होता है वो बना लेते हैं। ये बाइनरी फिजन हो गया। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा में दे ही दिया, ठीक है। अब एक और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम का, पैरामीशियम, ठीक है, इसमें भी बाइनरी फिजन शो होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट तरीके पे कि और कौन से तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जो थर्ड मेथड होता है वो होता है आपका बर्डिंग का। बर्डिंग, अब बर्डिंग से क्या समझ आ रहा है, बर्डिंग मतलब बर्ड जनरेट होना। अब ये आपकी ईस्ट है, ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फंजाई क्लासिफिकेशन में आता है। तो ईस्ट का क्या काम होता है, ईस्ट बेसिकली क्या करता है, ईस्ट अपने ही सरफेस से ऐसी छोटी छोटी बर्ड्स निकालना शुरू कर देता है। जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है तो वो अपने ही बॉडी से बर्ड्स निकालना शुरू कर देता है, ऐसे, ठीक है। बर्डिंग में क्या हुआ कि ये छोटे छोटे बर्ड्स बनने लग गए। अब ये छोटे छोटे बर्ड्स बने, अब ये क्या करेंगे, ये कुछ टाइम तक तो इस पे अटैच्ड रहेंगे, जब तक वो पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाते, पूरा उनके पास न्यूट्रिशन नहीं होता कि वो खुद से जाके सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो जब तक वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं पेरेंट एटम से या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो वो उससे लेते रहेंगे। वंस वो क्या हो जाते हैं, इतने मैच्योर हो जाते हैं, खुद खुद के लेवल पे सरवाइव कर पाए, खुद के लेवल पे अपना खाना ढूंढ पाए, फिर वो क्या करते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। डिटैच हो जाएंगे तो ये ऐसी छोटी छोटी बर्ड्स बना लेंगे अलग होके, डिटैच हो चुके हैं ईस्ट के पेरेंट से, ये पेरेंट था, ये बर्ड्स डिटैच हुई हैं, ठीक है, डिटैच हो गए। अभी डिटैच होने के बाद इनमें होती है ग्रोथ, ये ग्रोथ होके ये फिर से एक नई ईस्ट का सेल बना लेते हैं, एक ईस्ट, एक ईस्ट, एक ईस्ट। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या बनेंगे, सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जैसा ये दिख रहा था वैसा ही ये दिखेगा। क्यों, क्योंकि कोई रिकॉम्बिनेशन या कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल आया नहीं, तो जो पेरेंट दिख रहा था जैसा, वैसा ही उसके ऑफस्प्रिंग्स भी दिखेंगे। ये तो हो गया तीसरा तरीका। अब कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, वो भी एसेक्सुअली होते हैं, उनका कोई काम नहीं है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, सारे एसेक्सुअल, क्योंकि अभी हम एसेक्सुअल की हेडिंग के अंदर ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो आता है वो होता है ज़ूस्पोर्स। अब ज़ूस्पोर्स क्या होता है, वो होता है मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल, मोटाइल मतलब मूविंग,
जो खुद से स्विम कर पाए या फ्लैजिला होते हैं इनके पास, तो ये अपनी मूवमेंट खुद डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप इधर उधर जा सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स, फंजाई एल्गी में काफ़ी देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी हद तक फंजाई में होते हैं, कुछ फंजाई में होते हैं, कुछ एल्गी में होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपका ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में या रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में होता है, से फॉर एग्जांपल, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आके वो ये जूस्पोर्स बना लेता है। ठीक है, ये उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जूस्पोर उसने बना लिए। अब ये जूस्पोर क्या करते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब उसने अपनी बॉडी के अंदर या तो वो बाहर जूस्पोर बनाएंगे या अंदर, वो इनका अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म होता है कि कुछ जूस्पोर पेरेंट के अंदर बनाते हैं, कुछ जूस्पोर्स पेरेंट के बाहर बनते हैं। ठीक है, तो अब ये जूस्पोर जब बने तो ये जनरेट हो चुके हैं, ये चल सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला है, तो ये क्या करते हैं, ये डिस्पर्स कर जाते हैं अलग अलग जगह पे। कोई वाटर के करेंट्स के साथ कहीं चला गया, कोई किधर चला गया। तो ये क्या करेंगे, जब इनके पास फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस जिसमें ये जर्मिनेट हो पाए, समझ रहे हो कि ये अभी जूस्पोर है एक, उसको कंडीशन नहीं मिली कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना पाए, लेकिन जब उसको वो कंडीशन बनेगी तो वो खुद को जर्मिनेट कर लेगा, जर्मिनेट करके वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, जो कि किसके जैसा होगा, पेरेंट के जैसा होगा, जो पेरेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था जूस्पोर, जिससे जिससे जूस्पोर बना था, वो उसके जैसे ही वापस से बन जाएगा एक एक जूस्पोर से। ठीक है, तो ये तो हो गया जूस्पोर्स। अब जो नेक्स्ट इसी के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है वो आता है आपका फंजाई में, जो बेसिकली हम देखते हैं वो होते हैं कोनिडिया। कोनिडिया भी एक टाइप का स्पोर ही होता है, जैसे उसमें जूस्पोर नाम दे दिया, यहाँ पे कोनिडियो स्पोर्स भी कहते हैं कई जगह। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किस में होता है ये, पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम में। ठीक है, पेनिसिलियम, अब पेनिसिलियम एक फंजाई है। ठीक है, अब पेनिसिलियम में क्या होता है, ये कोनिडिया होता है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है ये आपका पेनिसिलियम का। ठीक है, और ये आपके कोनिडिया लगे होते हैं ऊपर चेन्स में। ठीक है, अब पेनिसिलियम क्या करता है, ये कोनिडिया ऐसे करके ये अलग अलग हो जाते हैं, और ये हर एक कोनिडिया एक नए पेनिसिलियम को बना सकता है, कैपेबिलिटी रखता है कि ये जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये वापस से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, क्योंकि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए नहीं, ये सेक्सुअल तरीके से होना है, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसने स्पोर्स बना दिए, कोनिडियो स्पोर्स बना दिए, और एक एक स्पोर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जर्मिनेट होके वो एक नया पेनिसिलियम बॉडी फिर से बना देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोनिडिया। दूसरा होता है बर्ड्स, मैंने आपको बता दिया बर्ड्स कैसे होंगे, ईस्ट में होता है बर्ड्स, हाइड्रा में भी बर्ड्स होते हैं। एक और बचा है वो है आपका बर्ड्स के अलावा आपका बचा है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली कुछ मॉसेस में होते हैं, कई बारी एल्गी में भी मिल जाते हैं जेम्यूल, और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो स्पॉन्जेस का होता है, स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स मिलते हैं। जेम्यूल्स भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशंस मिलने पे वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सीयूईटी के पर्पज से आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोनिडिया एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, किस में है, एग्जाम्पल्स आपको एक दो सबके पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये स्पॉन्जेस का मेजर फीचर है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जेम्यूल्स आर सीन इन विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अगर वहाँ पे स्पॉन्जेस का ऑप्शन है तो देख के टिक मार दो सीधे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो हो गई एनिमल्स के केस में, एनिमल्स। ठीक है, एक और होता है प्लांट्स में, हम एसेक्सुअल कह सकते हैं, प्लांट्स में हम इस टाइप के जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वो बात करेंगे। जैसे एनिमल्स में एक एक कोई नया सा स्ट्रक्चर बन के वो खुद को पूरी बॉडी में डेवलप कर रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, सिमिलरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। अब कैसे होता है वो देखते हैं।
प्लांट्स में क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि एक आपका ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ से, अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स के नाम बताऊंगी, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट बताने के लिए बता रही हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसा होगा जो एक नए प्लांट को डेवलप कर पाए, ठीक है। जैसे ईस्ट में बर्ड बनी थी यहाँ पे, है ना, और इसने खुद को डेवलप कर लिया था। सिमिलरली प्लांट में भी होती है। एक एग्जाम्पल है जिसमें बर्डिंग होती है, वो होता है ब्रायोफिलम लीफ होता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम लीफ होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ से छोटी छोटी बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये बर्ड क्या करती हैं, जब ये डिटैच होंगी ग्राउंड पे गिरेंगी, अब ये बर्ड बन गई लीफ पे उसके, लेकिन ये डिटैच हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, जब वो अपने आप को खुद को न्यूट्रिशन दे पाए, तो ये डिटैच होके ग्राउंड पे गिरेंगी, ग्राउंड पे गिरी, और यहाँ से ये खुद को जर्मिनेट करके ये नया ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेंगी, ठीक है। ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बर्ड्स के थ्रू होता है जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है। और आपका रनर्स, सकर्स, ये सारे आपके वेजिटेटिवली प्रोपागेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं जिन्हें, ठीक है। और नोड्स के थ्रू हो जाता है, नोड्स। अब नोड्स से कैसे होता है, आपने जिंजर देखी होगी, जिंजर, अदरक, अदरक है, उसमें ये ऐसे करके कहीं कहीं पे लाइन होती है, ठीक है। तो जब इनको एपरेंट मतलब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट मिल जाता है ना, तो कभी आप देखना जिंजर को या अदरक को पानी में ज़्यादा दिन डाल के रखो, तो यहाँ से ये रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे नोड्स पे से, ठीक है ना। अब ये रूट, अब जब ये रूट रेडी हो गई ना और आप इसको ग्राउंड में दबाओगे, तो यहाँ से एक नया जिंजर का प्लांट बना देगी ये नोड से, जो कि आपकी जिंजर थी, ये मॉडिफाइड स्टेम होती है ना, मॉडिफाइड स्टेम, जब इस पे रूटिंग हो गई, ठीक है, रूटिंग होने के बाद ये खुद एक नया प्लांट में डेवलप होने की कैपेबिलिटी रखती है। और ये नहीं कि अगर इस पे रूटिंग हुई है तो ये जिंजर ही नया बनाएगी, नहीं, पूरा जिंजर का प्लांट ही नया बनाएगी जब इसको हम उसमें करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नोड से। और आपने वो भी देखा होगा, पोटैटो में आईज होती हैं, आपके आलू में ऐसे आईज होती हैं कई जगह पे, ऐसे करके, और जब हम आलू बहुत दिन के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो यहाँ से ऐसे करके कुछ कुछ निकलने लग जाता है। ये कुछ कुछ नए प्लांट की इनिशिएशन ही है, जब आपको ये वाली जो इसकी रूट्स रेडी हो रही हैं, जब आप इसको ग्राउंड में डालोगे तो ये नया पोटैटो का प्लांट बना देगा पूरा, ठीक है। ये होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपको समझ आया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और किस किस तरीके से होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बुक में जो दे रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है टेरर ऑफ बंगाल का, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायासिंथ के नाम से जो नॉर्मली हम जानते हैं, हायासिंथ। अब ये जो टेरर ऑफ बंगाल होता है या वाटर हाइसिंथ होता है, इस टाइप का कुछ बहुत कलरफुल सा होता है, वाटर एक्वेटिक प्लांट है, और ये ऐसे करके, और ये नए नए प्लांट ऐसे, ये एक ट्यूब जैसे चीज से कनेक्टेड होता है, इनको कहते हैं रनर्स। ये ट्यूब से कनेक्टेड है ना, ये होते हैं रनर्स। तो वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बेसिकली इसलिए कहा गया था क्योंकि ना ये सारा ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है, और जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेज हैं, जब उनके पास ऑक्सीजन नहीं बचता तो वो मर जाते हैं। इसीलिए ये इन्वेसिव स्पीशीज है ये। इन्वेसिव मतलब जो खुद आके बाकी सबका खाना खा जाए और बाकी सबको जीने ही ना दे, मतलब सबका जीना हराम कर दे, वो वाली स्पीशीज है ये, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर ये यहाँ से कट भी जाए ना, इसको निकालना इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था कि जहाँ से इसको कट करो वहाँ से ये नया प्लांट जनरेट करना शुरू कर देता था। अब ये इसका
रनर था, ये प्लांट था, हमने इसको यहाँ से, हमने सोचा कि यहाँ से काट देते हैं, प्लांट तो मर ही जाएगा जब इसके पास रनर ही नहीं रहेगा कि पानी से जहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा था, हमने वही काट दिया। लेकिन क्या सरप्राइजिंग चीज हुई कि वो यहाँ से ही नया प्लांट डेवलप करना शुरू कर दिया उसने। समझ रहे हो? अब आप देखो, आप कहाँ से इसको जहां से कट करोगे वो वहां से नया प्लांट बनाना शुरू कर दिया उसने। इसी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, क्योंकि पहली चीज तो इसने सारा और ऑक्सीजन खा लिया प्लांट बॉडी का, बाकी फिशेस और बाकी जो ऑर्गेनिज्म थे सब मर गए। दूसरा, इसको निकाल ही नहीं सकते, तो इसको निकालने के लिए फिर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा कि पूरे के पूरे को निकालना पड़ा एक साथ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अगर वाटर हाइसिंथ कहीं पे ग्रो कर जाए तो बहुत इन्वेसिव हो जाता है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सीयूईटी में बहुत पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्यों इसे इन्वेसिव कहा गया, वो आपको मैंने 2 पॉइंट बताए कि एक तो ऑक्सीजन सारा खत्म कर देता है, और दूसरा रनर्स से क्या करता है, वो वेजिटेटिवली प्रोपागेट करता है। तो ये हो गया आपका पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कहानी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। अब जो आते हैं, अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जब हमने पहली चीज पढ़ी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने ये देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं 2 पेरेंट इन्वॉल्व, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन किसका होगा, किसका फ्यूजन होगा, वो चीज देखनी पड़ेगी हमें, और 2 पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टोरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपको पता है, एक मेल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये प्लांट के केस में भी सेम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एनिमल्स के केस में भी सेम होता है कि दोनों को गैमीट्स चाहिए होंगे, मेल भी चाहिए होगा और फीमेल पार्ट भी चाहिए होगा फ्यूजन कराने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ ये जो मेल पार्ट होता है वो मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट, और जो ये फीमेल पार्ट होगा या फीमेल पेरेंट होगा वो आपका फीमेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पे आपका होगा फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों वाइस वर्सा यूज होते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज होगा या सिनगैमी वर्ड यूज होगा, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, ये दोनों फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। अब जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें आपके स्ट्रक्चर्स थे, वो नया प्लांट बना रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये जो फ्यूजन होके जाइगोट बना है ये डेवलप होगा और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, डेवलप होगा और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो अब हमें पता है मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, फ्यूजन होगा और नया ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब ये मेल गैमेट कैसे बनेगा, कैसे फ्यूजन होगा, उस सब की स्टोरी अब आगे आती है। अब देखो, अब एक ये प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल जो भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टोरी सब में सेम रहेगी। ठीक है, अब एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो इसका जो प्लॉइडी है वो 2n है, मतलब डिप्लॉइड है। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, गैमीट जितने भी बनेंगे, गैमीट वो सारे ही हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड इन। अब आप कहेंगे कि अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो हम हैप्लॉइड गैमीट कैसे बनाए, है ना, यही कहोगे ना। अब हैप्लॉइड गैमीट बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। ये गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि पेरेंट से गैमीट्स बनाने के प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। किसे, पेरेंट से गैमीट बनाने, ये पेरेंट है
इससे गैमीट बनाना है, उस प्रोसेस को कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये गैमीटोजेनेसिस होगा, कैसे होगा वो भी सब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम इसी पे आते हैं, देखते हैं। अब ये मेल प्लांट है आपका, या मेल ऑर्गेनिज्म है, मेल ऑर्गेनिज्म है। ये मेल गैमीट बनाएगा, कौन से प्रोसेस से बनाएगा? गैमीटोजेनेसिस करके। ये 2n था, गैमीटोजेनेसिस हो रही है, मतलब अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ 2n है और हमारा जो गैमीट है वो n है, तो जेनेटिक मटेरियल स्प्लिट होगा ना, आधा जा रहा है ना, आपकी जो नेक्स्ट गैमीट है उसमें आधा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे 2n थे, मतलब पेरेंट के पास 2 सेट थे क्रोमोसोम के, या 2 जेनेटिक मटेरियल के सेट थे। उसने क्या किया, अपने जो गैमीट बनाए उसमें एक ही सेट पास ऑन किया। ठीक है, अब ये सेट पास ऑन कौन से तरीके से होगा? मियोसिस से होगा। मियोसिस पढ़ा है ना, कि जब भी 2 सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसमें से एक सेट हमको आगे भेजना है तो हम मियोसिस करा देते हैं, डिवाइड हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि आधा सेट एक जगह जाएगा, आधा सेट दूसरी जगह जाएगा। तो ये मियोसिस से गैमीट बनेंगे। फीमेल में भी मियोसिस होगी, मेल में भी मियोसिस होगी गैमीट बनाने के लिए। किस केस में? जब आपका पेरेंट डिप्लॉयड हो। ठीक है, तब क्या होगा? तब मियोसिस होगी। अब आप कहोगे कि एल्गी है, एल्गी में तो एल्गी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, काफी एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आप कहोगे कि एल्गी तो हैप्लॉइड होती है, तो उसमें मियोसिस करके n/2 थोड़ी बनाएंगे हम, नहीं कर सकते ना। तो एल्गी के केस में जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो वो माइटोसिस से होगा, कि n की ही n कॉपी बनाई जा रही है। आ रही है समझ बात? कि जब आपका पेरेंट 2n था, डिप्लॉयड था, तब आपको गैमीट बनाने के लिए उसकी मियोसिस करानी पड़ रही थी। लेकिन अगर आपका पेरेंट पहले से ही हैप्लॉइड है और आपको गैमीट भी हैप्लॉइड बनाना है तो हम माइटोसिस से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वहां पे आपको अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सा गैमीट कैसे बन रहा है, मियोसिस होगी माइटोसिस होगी, तो आपको पहले ये देखना है कि पेरेंट डिप्लॉयड है या हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से हो जाएगा, अगर डिप्लॉयड है तो मियोसिस से गैमीटोजेनेसिस होगी। ठीक है, अब आपके दोनों गैमीट बन चुके हैं, मेल गैमीट भी बन चुका है और फीमेल गैमीट भी बन चुका है। ठीक है, अब ये दोनों जब फ्यूज हो गया, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी n था ना? अब जब इनका फ्यूजन होगा तो ये n+n मिलके 2n नहीं बन जाएगा, है ना? क्योंकि दोनों से आधा आधा आ रहा है, तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना उसमें भी 2n आ गया, है ना? अब देखो, जब पेरेंट 2n था, पेरेंट डिप्लॉयड है, दोनों पेरेंट्स डिप्लॉयड है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा होगा वो भी डिप्लॉयड ही, लेकिन उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल के सेट दोनों डिफरेंट होंगे। आधा सेट तो फादर का होगा और आधा सेट क्या होगा, मदर का होगा। तो इसमें क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि जब दोनों तरीके से क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो इसका सेट अलग है, इसका सेट अलग है, तो ये जो आपका जाइगोट बनेगा फ्यूजन के बाद, इसमें पेरेंट्स के कुछ जैसे कुछ जीन्स होती हैं जो पेरेंट्स की कंजर्व्ड हो जाती हैं, कि जो पेरेंट्स में है वो एज इट इज आ गया, और कुछ जीन्स हो जाती हैं कि चेंज हो जाती हैं, है ना? कि इसने इससे आधा मटेरियल लिया, आधा मटेरियल लिया है, कुछ तो इसके जैसा दिखेगा और कुछ इसके जैसा दिखेगा। कहते हैं ना कि कई बार आपकी आपकी नाक मम्मी जैसी दिख रही है और आपकी आंखें पापा जैसी हैं, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि आधा जेनेटिक मटेरियल आपका फादर से आ रहा है, आधा जेनेटिक मटेरियल आपका मदर से आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस। इतना सब बहुत क्लियर है। अब हम आगे चलें कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे आप में वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, ये सब तो हो गई इसकी स्टोरी। अब जो आपकी बुक में दूसरा पार्ट दिया हुआ है वो दे रखा है कि फेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन में 3 स्टेजेस होते हैं। अब आप कहोगे ग्रोथ डेथ 2 ही हैं, नहीं, इसमें होता है एक तो या कह लो, जब आप प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये होते हैं लाइफ स्पैन में 3 स्टेजेस। प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म है तो बट वो रिप्रोड्यूस करने के लिए अभी उतना ग्रो नहीं कर पाया है, कि वो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उस फेज को, जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स में, जुवेनाइल एनिमल्स में, और प्लांट्स में कहते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव इसलिए कह रहे हैं कि बाकी सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जो इसका लीफ है, स्टेम है, और बाकी सारे जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो तो सारे प्रेजेंट होंगे, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होता है, फ्लावर होता है एक प्लांट का, क्योंकि रिप्रोडक्शन का जितना भी आपके ऑर्गन्स होते हैं वो सारे फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जब तक उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है उस पर, तब तक वो वेजिटेटिव फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज में रहते हैं। दूसरा फेज आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि आप रेडी हो चुके हो, आपकी ग्रोथ प्रॉपर हो चुकी है कि अब आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। सिमिलरली एनिमल्स के केस में क्या होता है या ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि आपकी एडोलिसेंस आ जाती है ना, एडोलिसेंस वाला चैप्टर है कि आप प्यूबर्टी अचीव कर जाते हो कि हाँ, इस स्टेप के बाद आप रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुके हो, यू आर एट द स्टेज कि आप नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर पाओ। और प्लांट्स में वो वाला स्टेज होता है फ्लावरिंग का, ठीक है, कि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब वो वाला जो फेज होगा वो आपका रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा। और लास्ट स्टेज जो होता है वो आता है नॉन रिप्रोडक्टिव या पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या, कि आपने एक सर्टेन एज अचीव कर ली है, कि आप उसके अलावा आप ग्रोथ हो चुकी है इतनी कि आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो फ्लावर्स, कई प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा कि एक बार ही फ्लावर करते हैं और मर जाते हैं, है ना, फिर आपको नया प्लांट लगाना पड़ता है। वही केस है कि वो उसका पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाता है, कि उसने फ्लावरिंग करी, सीड बनाया, फ्रूट बनाया, और उसकी लाइफ मतलब एंड ओल्ड हो गया और वो मर गया। तो वो जो हो जाती है आपकी ओल्ड एज, ओल्ड एज लीडिंग टू डेथ, हो जाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेजिटेटिव फेज क्या होगा प्लांट का, फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी वेजिटेटिव में, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। सिमिलरली जुवेनाइल फेज में भी कोई एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे रिप्रोडक्टिव स्टेज में आना पड़ेगा, ठीक है। अब एडोलिसेंस होती है इसमें, रिप्रोडक्टिव स्टेज एनिमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि क्या प्लांट में, एक सेकेंड, प्लांट्स में एनुअल, बायनियल और पेरिनियल का जो फंडा होता है। अब एनुअल से आपको क्या समझ आ रहा है, एनुअल, एनुअल से हमें समझ आ रहा है कोई भी चीज जो कि 1 साल में पूरी हो रही है, राइट। किसी का, आपके किसी दोस्त का पैकेज लग रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उस होती है ना सैलरी की 1 साल में उसका पर एनम कितना है या पर एनुअली उस कितना कमा रहा है, वही चीज है। एनुअल के केस में क्या होगा कि एक प्लांट की लाइफ साइकिल 1 साल में खत्म हो जाएगी। मतलब वो सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट से वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा, फिर वो डेड हो जाएगा। और पूरा साल पूरा जो ये साइकिल है वो कितने टाइम स्पैन में हो रही है पूरी, 1 साल में, 1 ईयर में वो ये सारी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये होती है एनुअल। दूसरा है आपका बाय एनुअल। बाय एनुअल वही चीज है कि उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है या लाइफ साइकिल है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, वो 2 साल में कंप्लीट हो रही है, वो हो जाता है बाई एनुअल, ठीक है। और जो तीसरा टर्म है वो हो जाता है पेरेनियल। पेरेनियल हम तब यूज करते हैं जब ना तो वो 1 साल हो, ना वो 2 साल हो, 2 से ज्यादा साल हो। मतलब अगर वो 4 साल तक रिपीटेड स्टेप कर रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आ रही है, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज आ रही है, फिर
वापस से वो वही साइकिल रिपीट कर रहा है 4 साल तक, 4 या मोर, 1 या 2 साल से बेसिकली, जो 1 या 2 के अलावा जो भी प्लांट अगर वो फ्लावर कर रहा है या उसकी लाइफ साइकिल उससे बड़ी है तो वो पेरेनियल्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसका एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है अनयूजुअल फ्लावरिंग का। अनयूजुअल फ्लावरिंग, इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जो एग्जाम्पल है वो है बैम्बू का। अब बैम्बू का ये होता है कि वो 50 से हाँ, बैम्बू का जो लाइफ स्पैन है वो है आपका 100 ईयर्स में फ्लावरिंग करता है वो। कुछ स्पीशीज 50 ईयर्स में भी करती है, कुछ 50 to 100 मान लो। ठीक है, स्पीशीज डिपेंड करती है कि कौन सी स्पीशीज वो कर रही है, 50 to 100 ईयर्स का। और ये क्या करते हैं, एक ही बार फ्लावर करते हैं, 1 फ्लावरिंग सीजन। मतलब एक बैम्बू जिंदा कितना रह सकता है, 100 साल तक, लेकिन वो फ्लावरिंग एक ही बार कर रहा है ना। तो ये वाले स्पेशल केसेस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब वो एक ही बारी कर, जब भाई इतना साल उसको जीना है और वो एक ही बारी फ्लावरिंग करेगा, तो वो कोशिश करेगा कि वो सीड्स एक ही बारी में इतने बना दे कि उसकी पॉपुलेशन एक ही बारी में बढ़ जाए, है ना। कि अब उसको एक ही बारी मौका मिला है रिप्रोडक्शन करने का, भाई एक ही बारी फ्लावरिंग हो सकती है और एक ही बारी वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो वो बल्क में क्या करता है, सीड बनाता है और फ्रूट बनाता है। ठीक है, फ्रूट बनाता है। और एक केस आपका है, और इसमें एक और है दूसरा, वो है उसका एग्जाम्पल आपकी बुक में नील कुरंजी का दिया हुआ है शायद ना, स्ट्रोबाइलस कुंथियाना। स्ट्रोबाइलस कुंथियाना बहुत अच्छा फ्लावर मतलब ट्री होता है, उस पर ब्लूइश फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी 12 ईयर्स में फ्लावरिंग करता है। 12 ईयर्स में फ्लावरिंग होती है इसकी। समझ रहे हो आप कि वो उसका हर 12 साल बाद वो फ्लावर करेगा। बुक के अकॉर्डिंग जो लास्ट फ्लावरिंग हुई थी वो हुई थी 2026 में, 2006 में फ्लावरिंग हुई थी इसकी। कौन से, अक्टूबर टू सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में। तो अब ये 12 साल बाद करेगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ऐसे करके 2012 में हुई होगी फिर इसकी, ऐसे करके। तो ये अनयूजुअल फ्लावरिंग के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा जो ये कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, सदर्न इंडिया में मिलता है, सदर्न इंडिया में। इसी वजह से जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के जो आपके हिल स्टेशन हैं, वो इस टाइम पे जब ये फ्लावरिंग कर रहा होता है तो पूरा ब्लू ब्लू दिखता है और बहुत टूरिस्ट साइट बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो 12 साल में एक ही बारी फ्लावर करता है। तो 12 साल बाद जब आप एकदम देखोगे तो वो पूरा ब्लू ब्लू अपीयर होगा, वो पूरा हिल ही आपका जहाँ पे ये वाले ट्रीज उगे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले कंसेप्ट पे, जो कि है कि साइकिल्स कौन सी होती हैं। साइकिल्स में अब आपने ये देखा होगा कि जो ब्रीडिंग होती है या एग लेइंग होती है, एग लेइंग बर्ड्स में, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है ना। ऐसा तो है नहीं पूरे साल भर वो एग्स देती है, नहीं। ब्रीडिंग और एग लेइंग का जो सीजन होता है वो हर एक बर्ड के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब एक बर्ड एक टाइम पे ब्रीड करेगी, एग ले करेगी, दूसरी बर्ड दूसरे टाइम पे, या ऐसे करके होता है। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन कह लो कि जो हम पोल्ट्री फार्म्स वाली जो बर्ड्स होती हैं उसमें इंड्यूस्ड लेइंग कराते हैं। मतलब वो उनका नेचुरल मैकेनिज्म से एग ले नहीं हो रहा है। जो हम एग्स खाते हैं वो नेचुरल मैकेनिज्म से नहीं हो रहा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। एक बर्ड को ये इतना हार्मोन दे देते हैं कि वो एग पूरे साल भर देती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इंसेमिनेशन करा दो, हार्मोन दे दो और नए एग बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, तो उसके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो नेचुरल वे में ब्रीडिंग होती है, लेइंग होती है, वो एक सीजन के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि उसको टेम्परेचर भी चाहिए होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ हद तक उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और बाकी सारी प्रोसेसेस भी होती हैं। ठीक है,
अब इस केस में एक चीज आ रही है आपकी कि इसमें साइकिल्स होती हैं, ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स, उनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल होती है। और जो प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल आपके डॉग, काउ सब आ गए। ठीक है, डॉग, काउ। ठीक है, और प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या आ गए? आपके मैमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, है ना। उनमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप कहेंगे कि ये साइकिल्स क्या हैं? ये साइकिल क्या होती हैं कि जब जब भी रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक फीमेल आती है, नॉन प्राइमेट की या प्राइमेट्स की, तो उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और एक साइक्लिक चेंजेस आते हैं। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेट के केस में एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स हो गई, या एडोलेसेंस के टाइम पे कुछ चेंजेस आते हैं कि वॉइस में वॉइस चेंज हो जाती है, या फिर बॉडी मास चेंज होता है, या वेट पुट ऑन होता है। वो सारी जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वो प्राइमेट्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उसको। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, रिलीज ऑफ ब्लड, है ना। और ये सारे प्रोसेसेस जो हर हर एक फीमेल जो होती है इस वाले रिप्रोडक्टिव स्टेज में, उसको एक्सपीरियंस होते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें उस इसी साइक्लिक चेंजेस को वो ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, और ये जितने भी होते हैं सारे सीजनल ब्रीडर्स में होते ही हैं, मतलब नॉर्मल। अब एक सीजन में ही होता है ना कि जैसे बर्ड्स के केस में लो तो वो एक ही सीजन, मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में ही वो करेगी ना, एग लेइंग करेगी, तो उस दौरान जो उसमें चेंजेस आते हैं वो सारे ऑस्ट्रोसाइकल में आते हैं नॉन प्राइमेट्स के केस में। और सिमिलरली जब एक फीमेल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में जो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो 13 टू 55 ईयर्स तक रहती है, तो उस स्टेज के बीच में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव, हाँ, अब जब वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में गए, अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, पूरी प्रॉपर चल रही है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि वो ये सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो साइक्लिक रिदम थी वो रुक जाएगी। उस चीज को कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टॉपेज, या मतलब यहाँ पे ही आके आपका सारा रुक जाता है और यहाँ पे ये डेथ फेज आ जाता है। मतलब इसके बाद आपके आप ओल्ड एज हो गई है, ओल्ड एज एंड डेथ, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। ठीक है, कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल थी वो रुक चुकी है, और अब उसमें और आप रिप्रोड्यूस करने के लिए अब एक्टिव नहीं रहे हो, आप अपने उस पॉइंट पे आ गए कि यू आर नो लॉन्गर एक्टिव फॉर रिप्रोड्यूसिंग द यंग वन। ठीक है, अब ये हो गया। और इस सब के पीछे अब एक मेरे को एक बात और बताओ कि ये सब साइकिल हो रही है तो कहीं तो कंट्रोल चल रहा होगा इसका कुछ, है ना। अपने आप से तो नहीं मन करा कि हाँ भाई आज हमारा मन करता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, आज हमारा मन कर रहा है तो ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? हार्मोनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि पूरी इन साइकिल्स को हैंडल करते हैं। अब इसमें हार्मोन्स में चेंज आएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी मेंस्ट्रुएशन होगी, है ना। और कुछ चेंज आएगा तो पोस्ट मेंस्ट्रुएशन होगी। ऐसे करके ये सारे फीचर्स होते हैं, या ऐसे करके ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं हार्मोनल और इन्वायरमेंटल बैलेंस लेके, सारे इनके बीच में जो पूरी कम्युनिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि आपका, कि अब आपका रिप्रोडक्शन होने के लिए हमने पढ़ लिया कि क्या कैसे होता है, अब गैमीट कैसे बनता है और किस टाइप के गैमीट बनते हैं, वो सब चीज़ें। अच्छा, अब गैमीट होता है अब कि फर्टिलाइजेशन के लिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो, रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी 3 स्टेप्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टी, एक सेकेंड,
fertilization, then fertilization, फिर आ जाता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। में दो प्रोसेस होते हैं आपका, गैमीट बनना, गैमीटोजेनेसिस, और गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में आपका सिर्फ फ्यूजन होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपकी डेवलपमेंट होगी। गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा कि आप मियोसिस के थ्रू आपका गैमीट बनेगा, ठीक है। अब गैमीट कितने टाइप के बन सकते हैं, या तो आइसोगैमीट बनेंगे, आइसोगैमीट मतलब सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले, सिमिलर टू ईच अदर। मेल पार्ट भी एक ऐसा हो, मतलब मेल पार्ट भी ऐसा है और फीमेल पार्ट भी ऐसा है, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं दोनों, ठीक है। और जो आपके इसको कहते हैं होमोगैमस, मतलब होमोगैमीट्स, या होमो, जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के गैमीट्स बनाएगा वो होमोगैमस हो जाएगा, और इस टाइप के गैमीट्स को बोलते हैं होमोगैमीट्स। दूसरे तरीके के बनते हैं हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स का मतलब कि एक तो आपका ऐसा दिख रहा है और दूसरे की सपोज ऐसे एक जैसे ना हो दिखने में। बेसिकली हेट्रो का मतलब ये है कि दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग हो। जैसे ह्यूमन के केस में आपका एग जो होता है वो ऐसा है, और मेल गैमीट जो स्पर्म होता है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो हेट्रो और होमो का ये तरीका होता है। अब आपका गैमीट बन चुके हैं, अब गैमीट को दोनों को फ्यूजन कराने के लिए मिलवाना भी तो होगा। चलो हमने ये मान लिया कि इस केस में आपका ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये अपनी जगह पे ही प्रेजेंट है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। अब इस कई होते हैं जिसमें दोनों ही नॉन मोटाइल हो या दोनों ही मोटाइल हो, है ना। तो उस चीज को हम पढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर में। गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है कि जिसमें से फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, गैमीट्स को ट्रैवल करके जाना पड़ता है ना। मेल गैमीट ट्रैवल कर रहा है फीमेल गैमीट तक, तो वो एक मीडियम लेता है ना, वाटर में जा रहा है, ये मेल गैमीट है, यहाँ पे फीमेल गैमीट है, तो वो वाटर करेंट्स के थ्रू, मीडियम के थ्रू उस तक पहुंचता है, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों ही वाटर बेस है या दोनों ही नॉन मोटाइल हैं तो उसको भी एक मीडियम चाहिए होगा जाने के लिए, है ना। और इसमें जब इस ये केस होता है तो जो चीज़ की चांसेस होते हैं कि वो डिविएट हो जाती है, जैसे अब मूव कौन कर रहा है, मेल गैमीट कर रहा है, से सपोज कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है, राइट। तो अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि पहुंच ही जाएगा या बीच में वो खराब नहीं होगा, बीच में इधर उधर नहीं हो जाएगा। उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो ये वाला गैमीट होगा ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, मतलब मिलियंस में बनेगा, कि चांसेस ऑफ फ्यूजन इंक्रीज हो पाए, कि चलो अगर हमने 10 बनाए, 10 में से एक तो जाएगा ही फीमेल गैमीट के पास और वहां से फर्टिलाइजेशन होगी, राइट। तो सिमिलरली वही चीज हो रही है कि जो जिस पे ज्यादा चांसेस होते हैं खराब होने के, वो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो वो इजीली फीमेल गैमीट तक या जो भी ऑल्टरनेट उसका है उस तक पहुंच पाए। तो ये हो गई आपकी इसकी स्टोरी, आइसो और हेट्रोगेमस बता दिया मैंने आपको। अब आ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन, अब आपने ये पहुंच भी गया, ट्रांसफर भी हो गया है। ट्रांसफर के बाद होता है फ्यूजन, जब मेल एंड फीमेल मिल गए, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी, सिनगैमी हो गई तो यहाँ से जाइगोट बना। अब जाइगोट का मुझे ये बताओ कि प्लॉइडी क्या रहेगी। यहाँ से एन आया, यहाँ से एन आया, इसकी प्लॉइडी क्या हुई, 2n डिप्लॉइड हो गया, है ना। अब ये वाला जो आपका प्रोसेस आया, ये आया फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट था,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, ये जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। अब ये जाइगोट है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब ये खुद को और डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, और वो पूरे ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 2n था, इसने और सेल बनाए, माइटोसिस करी, फिर ये 4 सेल का बना, 4 से 8 सेल का बना, और 8 सेल से फिर वो ऐसे करके उसने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज बना के उसने पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। खत्म, रिप्रोडक्शन की सारी स्टोरी यहाँ पे हो जाती है खत्म। एक चीज रह गई थी, वो बता देती हूँ बस। हमने वाइल रीडिंग दिस हमने फर्टिलाइजेशन तो पढ़ ली कि कैसे होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सब चीज़ें। अब इसमें बस एक चीज़ है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बॉडी के बाहर होना, फर्टिलाइजेशन जो हो रही है वो बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने बोला था कि जो फीमेल होती है उसके पास मेल गैमीट आता है और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है ये भी मैटर करता है। अगर वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो रही है, बाहर हो रही है ना फर्टिलाइजेशन, तो इस केस में फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है बाहर, इस वजह से वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली ह्यूमंस में होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर, और फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियोजेनेसिस होके हमें बेबी मिलता है, राइट। तो इंटरनल का केस हो गया। इसमें भी आपके ओवी पेरस वाला और वीवी पेरस वाला कंसेप्ट है। अब इसमें देखो, जो एग लेइंग होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन मोस्टली बाहर होती है। फ्रॉग का एग्जांपल लिया, फ्रॉग में मेल फ्रॉग अपने गैमीट्स निकालता है, फीमेल फ्रॉग अपने गैमीट्स बाहर छोड़ती है पानी में, और पानी में फर्टिलाइजेशन होती है ना, फिर आपका वो पूरा जो उसका मेटामॉर्फोसिस होकर नया ऑर्गेनिज्म मिलता है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रही है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। और हमारे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जो मेल गैमीट है वो जाता है आपकी फीमेल गैमीट के पास, जो कि बॉडी के अंदर है, फीमेल की बॉडी के अंदर है, राइट। और ये इसके पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगी, एंड वी गेट ऑफस्प्रिंग जो डेवलप्ड है पूरा, ठीक है। ले ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग, एग लेइंग नहीं, जो ऑफस्प्रिंग दे रहा है, ठीक है। मैमल्स के केस में हमें नया ऑर्गेनिज्म ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अंदर। और एक चीज और देखो, इसमें जो आपके बर्ड्स होते हैं उस केस में वी हैव एग्स, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग इसलिए होती है क्योंकि वो अपने आप को सेव कर पाए किसी भी डैमेज से या कोई भी प्रीडेटर से या कुछ भी, ठीक है। तो ये आपकी सारी स्टोरी हो गई रिप्रोडक्शन की ख़त्म। और इसमें कोई डाउट्स हो तो आप लिख के रखना, नेक्स्ट क्लास में हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी कर लेंगे। ओके, चलो बाय बाय।